हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं सुंग वंश के बारे में। तो दोस्तों, सुंग वंश का जो टाइम पीरियड है वो है कितना से कितना के बीच, तो 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से लेके 141 ईसा पूर्व के बीच में। सुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता संभाला। तो सुंग वंश कब आया दोस्तों? मौर्य वंश के बाद में। सुंग वंश का जो संस्थापक हुआ वो फर्स्ट में जो संस्थापक हुए कौन थे? तो पुष्यमित्र सुंग थे। और ये कैसे बने दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, उसके पहले सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र सुंग। कौन थे? बृहद्रथ के सेनापति थे। और पुष्यमित्र सुंग क्या किए दोस्तों? बृहद्रथ की ही क्या कर दिए? हत्या कर दिए। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम मौर्य वंश इसी प्रकार खत्म हो गया। और क्या स्टार्ट हुआ? तो सुंग वंश। सुंग वंश का स्थापना कौन किया? पुष्यमित्र सुंग। किसकी हत्या करने के बाद किया? तो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद। इस प्रकार क्या हुआ? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो थे वो कौन हुए? बृहद्रथ हुए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है। जो सुंग वंश है वो कैसा वंश हुआ? तो ब्राह्मण राजवंश हुआ, जिसने मगध पर क्या किया? पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग ने विदिशा को बनाया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र सुंग को बौद्धद्रोही कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र सुंग को क्या कहा जाता है? तो बौद्धद्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया? अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को क्या करवाया? नष्ट करवाया। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित कौन थे दोस्तों? पतंजलि थे। तो पुष्यमित्र सुंग ने क्या करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, और जिसके पुरोहित हुए पतंजलि। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पुष्यमित्र सुंग के समय में और क्या हुआ? बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। मनु ने मनु स्मृति लिखी। ये सब किसके टाइम पीरियड में हुआ? तो पुष्यमित्र सुंग के टाइम पीरियड में हुआ। और पुष्यमित्र सुंग का जो टाइम पीरियड था वो कितना से कितना के बीच था दोस्तों? तो ये था पुष्यमित्र सुंग का जो टाइम पीरियड था वो कितना से कितना? तो 185 से लेके 149 ईस्वी पूर्व के बीच में था इसका टाइम पीरियड। इसके बाद इसके समय 2 यवन क्या किए? यवन मीन्स क्या होता है? विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही क्या थे? विदेशी आक्रमण में पुष्यमित्र, ये दोनों विदेशी से आक्रमण करने के बाद भी किसकी विजय हुई? तो पुष्यमित्र सुंग की ही विजय हुई। पहले आक्रमण का नेतृत्व कौन किए थे दोस्तों? डेमेट्रियस। और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व किए थे मिलिंद, जिसका नाम मिलिंद भी था। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर क्या किए थे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिए थे? बौद्ध भिक्षुक नागसेन से लिए थे। और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन? जो दूसरा आक्रमण किए थे पुष्यमित्र सुंग के साथ, जो कौन थे? मिनांडर मिलिंद, वो क्या किए थे? बौद्ध धर्म को अपना लिए। पुष्यमित्र सुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया। पुष्यमित्र सुंग ने और किससे युद्ध किए? तो कलिंग नरेश खारवेल। परंतु खारवेल ने इसे क्या हुआ? खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बना। तो पुष्यमित्र सुंग के बाद इसका पुत्र क्या बना? उसका उत्तराधिकारी। और इसी प्रकार अग्निमित्र सुंग का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो कितना से कितना के बीच में है? तो 149 ईस्वी से 141 ईसा पूर्व के बीच में है। और कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालवा देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो अग्निमित्र का जो टाइम पीरियड है उस टाइम में क्या क्या हुआ? तो कालिदास का जो रचना है मालविकाग्निमित्रम में विदिशा का राजा अग्निमित्र और मालवा देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग का चर्चा है। इस वंश का जो अंतिम शासक हुए दोस्तों, इस प्रकार सुंग वंश का जो अंतिम शासक हुए वे कौन हुए? तो देवहूति। और जिसकी हत्या कौन किया? जिसका हत्या किया दोस्तों कौन किया? तो वसुदेव।
वसुदेव ने कर दी। और वसुदेव इसी प्रकार देवहूति का हत्या करने के बाद किसका स्थापना किया, तो कण्व वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार शुंग वंश का टाइम पीरियड खत्म हुआ। उसके बाद वसुदेव क्या किया, कण्व वंश का स्थापना किया। किसकी हत्या करने के बाद, देवहूति। और देवहूति शुंग वंश का अंतिम शासक हुए। अब देखते हैं दोस्तों कण्व वंश के बारे में। और कण्व वंश का जो टाइम है वो क्या था, कण्व वंश का स्थापना कौन किया, तो जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक क्या किए, बृहद्रथ की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इसी प्रकार क्या हुआ, शुंग वंश की भी स्थापना की थी। और इसी प्रकार वसुदेव ने अंतिम शुंग वंश देवहूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। तो 75 कण्व वंश की स्थापना कब हुई दोस्तों, 75 ईसा पूर्व में। कण्व वंश का जो संस्थापक हुए कौन थे, तो वासुदेव थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुए, सुधर्मा था। इस वंश के अंतिम शासक हुए सुशर्मा, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। जिसकी हत्या उसके मंत्री कौन किए, सिमुक। और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुई। उसके बाद इस प्रकार कण्व वंश खत्म हो गया दोस्तों। और कण्व वंश के जो अंतिम शासक हुए सुशर्मा की हत्या कौन किया, तो उसी के मंत्री सिमुक ने कर दिया। और उसके बाद उसका वो क्या हुआ, उसके बाद दूसरा जो टाइम पीरियड आया कौन सा, सातवाहन वंश का स्थापना किया कौन, सिमुक ने कर दिया। इस प्रकार सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक था। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। सातवाहन वंश किसके क्षेत्र में था दोस्तों, महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। शक के जो राजा थे, वो शक राजा ने क्या किया, महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया। और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। महाराष्ट्र छोड़ के कहाँ पे स्थानांतरित होना पड़ा, तो आंध्र प्रदेश में। इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो आंध्र सातवाहन कहते हैं। सातवाहन की राजधानी कहाँ हुई, महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान थी। महाराष्ट्र का जो प्रतिष्ठान प्लेस का नाम है वो क्या थी, सातवाहन की राजधानी। सिमुक की मृत्यु के बाद कौन बना उसका अधिकारी, सातवाहन वंश का, तो सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण कान्हा शासक बना। और कान्हा के बाद इसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी क्या हुआ, सातकर्णी प्रथम की पत्नी कौन थी, तो नागकनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है। नागकनिका का नानाघाट अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, सातकर्णी प्रथम में। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियाँ बताई गई है। नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। किसको, सातकर्णी को। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया। और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख के प्रमाण है। सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। और हाल ने गठार सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। इसकी भाषा क्या थी दोस्तों, प्राकृत। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन थे, गौतमी पुत्र। सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपन ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। नासिक जोगलथम्बी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नासिक जोगलथम्बी से क्या प्राप्त हुआ है, तो चांदी के लगभग 8000 सिक्के, जिनमें एक तरफ क्या था, नहपान, और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है। जिसे पता चला है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था दोस्तों। तो सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा कौन हुआ, तो योगश्री सातकर्णी। उसने शकों के विजेता क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। योगश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है।
उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया और जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। तो इस प्रकार दोस्तों सातवाहन वंश का जो टाइम पीरियड हुआ कितना से कितना के बीच, तो इसका जो अंतिम शासक हुए वो हुए यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी सबसे पहले सातवाहन वंश का जो संस्थापक हुए वो सिमुख हुए, और लास्ट में कौन आया, तो लास्ट में यज्ञश्री सतकर्णी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आज हम ये तीनों वंश के बारे में डिस्कस किए। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।